स्त्रियां कौन से माहौल में रहना पसंद करती हैं? शादीशुदा लोग ध्यान से सुने, कभी झगड़ा नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज इस वीडियो में एक ऐसी कहानी लेकर के आए हैं। ये कहानी आपके लिए सिखाएगी और जानकारी देगी कि स्त्रियां किस माहौल में रहना पसंद करती हैं। वो कौन सा माहौल, वातावरण होता है जो स्त्रियों के लिए पसंद होता है। आइए मित्रों, इस बात पर चर्चा करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आपने देखा होगा अक्सर पति पत्नी में एक बात को लेकर के लड़ाई ठनी रहती है, झगड़ा होता रहता है। स्त्री अपने पति से चाहती है, वो कहती है कि मैं इस माहौल में रहना पसंद नहीं करती हूं, मुझे ये माहौल अच्छा नहीं लगता, मुझे ये वातावरण अच्छा नहीं लगता, मुझे यहां अच्छा नहीं लगता, मुझे वहां अच्छा लगता है। कभी पति कहता है कि मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे वहां अच्छा लगता है। इस बात को लेकर के पति पत्नी में झगड़ा बना रहता है। कभी वो माहौल स्त्री को पसंद नहीं होता और कभी वो पुरुष को पसंद नहीं होता, आपस में लड़ते रहते हैं। तो आइए मित्रों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कौन सा माहौल वो होता है, कौन सा वातावरण वो होता है जो स्त्रियों के लिए पसंद होता है। वो इस कहानी के माध्यम से, यदि आपने ये कहानी पूरी तरह से सुन ली, समझ ली, तो हमें उम्मीद है शायद आप अपनी स्त्री के माहौल के बारे में समझ पाएंगे कि हमारी स्त्री कौन से माहौल में रहना पसंद करती है। और स्त्रियां भी अपने पति की इच्छा को समझ पाएंगी कि हमारा पति कौन से माहौल में रहना पसंद करता है। ये माहौल के बारे में अगर दोनों पति पत्नियों को अगर जानकारी इस कहानी के माध्यम से मिल गई, तो शायद हमें उम्मीद है कि आपकी कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक सुने, तभी आपको पूरी तरह से जानकारी प्राप्त हो पाएगी। अधूरी कहानी छोड़ के न जाएं। आपके लिए जब समय हो तभी कहानी को सुने, वीडियो को चलाएं। ना समय है तो कहानी को ना सुने, क्योंकि आप अधूरी कहानी सुनकर के अपना समय बर्बाद ना करें, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसलिए कहानी को पूरा सुने और पूरी जानकारी को हासिल करें। और साथ ही साथ यदि आपने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मित्रों बहुत महत्व रखता है। चलिए मित्रों, बिना विलंब करते हुए अब सीधे इस कहानी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं स्त्रियों के माहौल के बारे में, उनकी पसंद के बारे में। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, कहीं एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में एक तालाब था, यानी ताल था, और उस तालाब के पास नरी जैसी एक बनकन्या रहती थी। उसका नाम था फयूली। लोग उसे फयूली कहते थे। मित्रों, कोसों तक वहां आदमी का नाम नहीं था। वह अकेली ही रहती थी उस जंगल में। बस उसके पास वन के जीव जंतु और पक्षी रहते थे। वे उसके भाई बहन थे। बस प्यार से उस बनकन्या के लिए पालते पोसते थे। यही उसका कुटुंब था। वह उन सबकी अपनी जैसी थी। हिरनी उसके गीतों में अपने को भूल जाती थी। फूल उसे घेर कर हंसते थे। हरी भरी दूब उसके पैरों के नीचे बिछ जाती थी और भोर के पंछी उसे जगाने को चहचा उठते थे। वह उन सब की प्यारी थी। मित्रों, वह बहुत खुश थी, सुंदर भी थी। उसके चेहरे पर चांद उतर आया था। उसके गालों में गुलाब खिले थे। उसके बालों पर घटाएं घिरी थी। ताल के पानी की तरह उसकी जवानी भरती जा रही थी। बहुत ही सुंदर थी। उस रूप को न किसी ने आंखों से देखा था, न हाथों से छुआ था। मित्रों, उस धरती पर कभी आदमी की खाली छाया नहीं पड़ी थी। पाप के हाथों ने कभी फूलों की पवित्रता को मैला न किया था। इसलिए जिंदगी में कहीं लोभ नहीं था, शोक नहीं था। सब और शांति और पवित्रता थी। फयूली निडर होकर वनों में घूमती रहती। कुंजों में पेड़ों के नए पत्ते बिछाकर लेटती। लेटकर पंछियों के सुर में अपना सुर मिलाती थी। फिर फूलों की माला बनाती और नदियों की कलकल के साथ नाचने लगती थी। तो अकेली, पर उसकी जिंदगी अकेली नहीं थी। दोस्तों,
एक दिन वह यूं ही बैठी थी, पास ही झरझर करता एक पहाड़ी झरना बह रहा था। वहां एक बड़े पत्थर का सहारा लिए वह जल में पैर डाले एक हिरन के बच्चे को दुलार रही थी। आंखें पानी की उठती तरंगों पर लगी थीं, पर मन न जाने किस मंसूबे पर चांदनी सा मुस्कुरा रहा था। तभी किसी के आने की आहट उसके लिए सुनाई देती है। हिरन का बच्चा डर से चौंका। फयूली ने मुड़कर देखा तो एक राजकुमार खड़ा हुआ था, कमल के फल जैसा कोमल और हिमालय की बर्फ जैसा गोरा था। फयूली ने आज तक किसी आदमी को नहीं देखा था। उसे देखकर वह चांद सी शर्मा गई, फूल सी कुंभला गई। राजकुमार प्यासा था, मन उसका पानी में था, पर फयूली को देखते ही वह पानी पीना भूल गया। फयूली अलग सरक गई। राजकुमार ने अंजलि बनाई और पानी पीने लगा। पानी पिया तो फयूली ने राजकुमार से पूछा, क्या शिकार करने आए हो? दोस्तों, तब राजकुमार ने कहा, हाँ। फयूली बोली, तो आप चले जाइए, यहाँ मेरा आश्रम है, यहाँ सब जीव जंतु मेरे भाई बहन हैं, यहाँ कोई किसी को नहीं मारता, सब एक दूसरे को प्यार से गले लगाते हैं, सब एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। इतने प्यार से यहाँ सब हमारे भाई बहन जो हैं रह रहे हैं, जीव जंतु जो हैं वो हमारे भाई बहन हैं। मित्रों, राजकुमार हंसा और बोला, मैं भी नहीं मारूंगा, मैं आपके भाई बहन जो जीव जंतु हैं उनके लिए मारने के लिए नहीं आया हूं, मैं उन्हें नहीं मारूंगा, यहाँ खेल खेल में चला आया था। खैर, ना शिकार मिला तो कोई बात नहीं, अब शिकार करने की इच्छा भी नहीं है, इतनी दूर से भटक गया हूं जो मैं यहाँ चला आया। दोस्तों, इतना कहकर राजकुमार चुप हो गया। फिर कुछ समय के लिए कोई किसी से नहीं बोला। फयूली ने आंखों की कोर से उसे फिर एक बार देखा। वह सोच नहीं पाई कि आगे उससे क्या कहें, क्या पूछें, पर न जाने वह क्यों उसे अच्छा लगा। यूं ही उसके मुख से निकल पड़ा, आप थके हुए हैं क्या? आराम कर लीजिए। दोस्तों, राजकुमार एक पत्थर के ऊपर बैठ गया। संध्या होने लगी थी, आसमान लाल हुआ, वन में लौटते हुए पशु पक्षियों का कोलाहल गूंज उठा। देखते ही देखते फयूली के सामने कंदमूल और जंगली फलों का ढेर लग गया। ये रोज की ही बात थी, रोज ही तो वन के पशु पक्षी उसके वे भाई बहन उसके लिए फल फूल लेकर आते थे। वह उन सबकी रानी जो थी ना। मित्रों, राजकुमार ने यह देखा तो बोला कि हे वन की देवी, तुम धन्य हो, कितना सुख है तुम्हें यहाँ, कितना अपनापन है। काश मैं यहाँ रह पाता तो कितना हमें अच्छा लगता, हमारी भी जिंदगी के कुछ रुख ही अलग होते, कितनी खुशियां होती हमारी जिंदगी में, कितना हमें सुख होता, कितना हमें भी प्रेम होता। प्रिय दोस्तों, फयूली ने तब टोक दिया, बड़ों के मुंह से छोटी बातें शोभा नहीं देती, तुम यहाँ रहकर क्या करोगे? राजकुमार को वनों से क्या लेना देना, उन्हें तो अपने महल चाहिए, बड़े बड़े शहर चाहिए, जहां उन्हें राज करना होता है, उन्हें वही अच्छा लगता है और वही माहौल उन्हें पसंद होता है। यहाँ तुम क्या रह करके करोगे? तुम्हें यहाँ तो अच्छा भी नहीं लगेगा। दोस्तों, तब राजकुमार ने कहा, जंगल में ही मंगल है, तुम भी तो राज ही कर रही हो यहाँ पर। फयूली मुस्कुरा उठी और बोली, नहीं। इधर दोस्तों अंधेरा हो चुका था। फयूली ने राजकुमार का फूलों से अभिनंदन किया और फिर वह अपनी गुफा में चली गई। राजकुमार भी पेड़ के नीचे लेट गया। इधर सांझ का अस्त होता सूरज फिर सुबह को पहाड़ की चोटी पर आ झांका। राजकुमार जागा तो उसे घर का ख्याल आया। वह उदास हो उठा। फयूली उसके प्राणों में खिलने को आकुल हो उठी। अब उसका जाने का जी नहीं कर रहा था। सुबह कलेवा लेकर फयूली आई तो राजकुमार मन की बात रोक नहीं सका और बोला, माफ करना, एक बात आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप हमारी बात को सुनने की कृपा करोगी? दोस्तों, तब फयूली ने पूछा, कहिए क्या बात है? राजकुमार कुछ झिझका पर हिम्मत करके बोला, मेरे साथ क्या तुम चलोगी? मैं तुम्हें राजरानी बनाकर के पूजा करूंगा। फयूली ने कहा, नहीं, रानी बनकर मैं क्या करूंगी? तब राजकुमार ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता, तुम्हारे बगैर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं कैसे जाऊं अपने राजमहल में, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत प्यार करता हूं। इसलिए
तुम हमारे साथ चलो, हमारी रानी बन जाओ, मैं तुम्हारी रोज पूजा करूंगा। दोस्तों, राजकुमार के ये शब्द सुनने के बाद में फेउली ने जवाब दिया, पर वहां ये वन, ये पेड़, ये फूल, ये नदियां और ये पक्षी तो नहीं होंगे, मैं कैसे चलूं? राजकुमार ने कहा, वहां इससे भी अच्छी अच्छी चीजें हैं, मेरे राजमहल में हर तरह से तुम सुख से रहोगी, यहाँ वन में क्या रखा है? दोस्तों, तब फेउली ने कहा, आदमी ने अपने लिए एक बनावटी जिंदगी बना रखी है, उसे मैं सुख नहीं मानती। राजकुमार इसका क्या जवाब देता? उधर फेउली ने सोचा, इतनी सुंदरता, इतना प्यार सचमुच मुझे आदमियों के बीच कहां मिलेगा, और सोचा आदमी एक दूसरे को सुखी बनाने के लिए संगठित जरूर हुआ है, पर वही संगठन उसके दुखों का कारण भी है। आज मैं अकेली हूं, पर मेरे दिल में डाह नहीं है, कसक नहीं है, पर वहां इतना खुलापन कहां होगा? दोस्तों, पर उसके भीतर बैठा कोई उससे कुछ और भी कह रहा था। आखिर नारी को स्वाग भी तो चाहिए, यौवन में लालसा होती ही है। वह एकदम कांप उठी, पर अंत में उसकी भावना उसे राजकुमार के साथ खींच ले ही गई। उसने राजकुमार की बात मान ली। फिर दोस्तों क्या था, वे दोनों उसी दिन चल पड़े। पशु पक्षी आए, सबने उन्हें विदा दी। उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि पशु पक्षी जो उसके भाई बहन थे वे बहुत प्यार करते थे। पशु पक्षियों ने अपनी भाषा में कहा कि भूल मत जाना, यहाँ आती रहना और मिलती जरूर रहना, क्योंकि हम लोग तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। दोस्तों, फेउली की आंखों से भी आंसू निकलते हैं और अपने भाई बहन पशु पक्षियों से विदा लेने के बाद में वह राजकुमार के साथ में चल देती है और राजकुमार उसे लेकर अपने राज्य में पहुंच जाता है। राजकुमार के साथ में फेउली वहां पहुंचती है, दोनों का विवाह होता है। दोनों बेहद वहीं खुश रहने लगे थे। वह अब रानी थी, राजकुमार उसे प्राणों से ज्यादा प्यार करता था। वहां वन से भी ज्यादा उसके लिए सुख था, क्योंकि राजकुमार सारे सुख उसके लिए देता था। राजमहल में भला किस बात की कमी हो सकती थी? खाने के लिए तरह तरह के भोजन थे, सेवा के लिए दासियां और दिल बहलाने के लिए नृत्यकाएं थी, जो नाच करके वो वन की देवी रानी बनी उसका दिल बहलाती थी। यही नहीं, दिखाने के लिए ऐश्वर्य और जताने के लिए अधिकार भी था। मित्रों, दिन बीतते गए, सुबह का सूरज शाम को ढलता गया। कई दिनों तक उसके भाई बहन उसे याद आते रहे, पर वही तो गई थी, बाकी जो जहां था वही था। कुछ दिन बाद पक्षी पहले की तरह बोलने लगे, फूल फूलने लगे। पशु पक्षियों ने सब्र कर लिया, फूलों ने सब्र कर लिया, क्योंकि भाई स्त्री जाति जो है वो एक दिन अपने ससुराल के लिए स्त्री बनकर के, पत्री बनकर के तो जाती ही है। और हमारी वन की देवी भी चली गई, तो अब क्या मलाल है, कब तक याद करके मुरझाए रहेंगे ये फूल, सोच रहे हैं। और पशु पक्षी जो रोते थे, उनके चेहरों पर चिंता थी कि वन की देवी को तो विवाह तो करना ही था। दोस्तों, उसके बाद में फूल फूलने लगते हैं और पशु पक्षी जो थे अपने उसी तरीका से उसी जगह पर चहचहाने लगते हैं, कलरव करने लगते हैं। मित्रों, पर एक दिन फेउली को लगा जैसे उसके जीवन की उमंग खो गई हो। राजमहल में हीरे और मोतियों की चमक जरूर थी, पर ना फूलों का सा भोलापन था और ना पक्षियों की सी पवित्रता थी। अब राजमहल की दीवारें जैसे उसकी सांस घोटे दे रही हों। उसे लगता जैसे उसके लिए वन से कोई पुकार रहा है। अब उसके पास उसके भाई बहन कहां थे? आदमी थे, डाह थी, लोभ था, लालच था, पर वह तो निर्मल प्यार की भूखी थी। मित्रों, फिर उस जीवन में उसके लिए कोई रस नहीं रहा। वह उदास रहने लगी, उसे एकांत अच्छा लगने लगा। राजकुमार ने उसे खुश करने की लाख कोशिशें की, पर उसका कुमलाया मन हरा नहीं हो सका। कुछ दिन में उसकी तबीयत खराब हो गई और वे बिस्तर पर जा पड़ी। थोड़े ही दिनों में उसका चमकता चेहरा दोस्तों पीला पड़ गया, वह मुरझा गई। राजकुमार सोचता है किसी पौधे को एक जगह से उखाड़कर दूसरी जगह लगा देने की कोशिश हमारी बेकार गई। उसके जीने की अब कोई आशा नहीं रही थी। एक दिन उसने राजकुमार से कहा, मैं अब नहीं जीऊंगी, मेरी एक आखिरी चाह है, क्या वो आप पूरी करेंगे? तब राजकुमार ने कहा, कहिए जरूर, मैं पूरी करूंगा। दोस्तों, तब फेउली ने लंबी सांस लेते हुए कहा, कभी अगर शिकार को जाओ तो मेरे बन के उन भाई बहनों को मत मारना, क्योंकि वो मेरा परिवार है, उन्हें कभी मारना मत। और जब मैं मर जाऊं तो मुझे पहाड़ की उसी चोटी पर गाड़ देना जहां वे रहते हैं। दोस्तों,
इसके बाद में क्या होता है कि उस फयूली के यानी उस राजकुमार की रानी के जो बनकी देवी थी, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, खत्म हो गई, इस दुनिया को छोड़ गई, अपने पति के लिए हमेशा के लिए अलविदा कह गई। दोस्तों, राजकुमार की आंखों में आंसू बह रहे थे, राजकुमार के होश खराब थे और राजकुमार सोच रहा था कि मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा तुम्हें प्रेम किया था, लेकिन तुम हमें अदबर में ही छोड़ करके चली गई। मैंने भूल की थी जो तुमसे विवाह किया था, जो अपने माहौल में तुम्हें लेकर के आया था, अपने महल में लेकर के आया था। मैंने तुम्हें हर सुख देने के लिए बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन पता नहीं तुम्हें क्या हो गया, तुम हमें छोड़ के चली गई। मेरा क्या होगा, मैं कैसे रह पाऊंगा। दोस्तों, ये शब्द कह करके वह राजकुमार बनकी देवी अपनी रानी के ऊपर बिलख रहा है। फिर दोस्तों, राजकुमार जो था अपनी पत्नी रानी को लेकर के उसी पहाड़ की चोटी पर जाता है और वहीं गाड़ करके उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर देता है। वन के पशु पक्षियों ने, उसके उन भाई बहनों ने सुना तो बड़े दुखी हुए, बहुत रोए। हवा ने सिसकी भरी, फल जो लगे हुए थे गिर गए और लताएं कुमला उठी, फूल मुरझा गए। उन लोगों के लिए ऐसा लगता था कि हमारे परिवार का कोई चिराग बुझ गया, क्योंकि वो जो पशु पक्षी थे, जो फूल लताएं थीं, वो फयूली के लिए बहुत प्रेम करते थे और उसके लिए अपना परिवार मानते थे, सब कुछ मानते थे। जब फयूली खत्म हो गई तो उन लोगों के लिए बड़ा दुख हुआ। वो ऐसे मालूम पड़ रहे थे कि सारे के सारे कुमला गए हों, सारे के सारे मुरझा गए हों। उनके लिए लगा कि मेरा सब कुछ चला गया। प्रिय दोस्तों, राजकुमार जो था वो ये देख करके महसूस करके रह गया। कहते हैं ना कि आदमी ही मरते हैं, धरती सदा अमर है। एक ओर पेड़ सूखता है, दूसरी ओर अंकुर फूटते हैं, इसी का नाम जिंदगी है। कुछ दिन बाद दोस्तों फिर प्राणों की एक सिसकी सुनाई दी है पहाड़ की चोटी पर, उन पशु पक्षियों के लिए, यानी फयूली के परिवार के लिए। जहां फयूली गाड़ दी गई थी, वहां पर एक पौधा निकलता है और उस पर एक सुंदर सा फूल उगता है और लोग उसे फयूली कहने लगते हैं और सारे पशु पक्षी वहीं पर जाते हैं और उस पौधा के लिए, फूल के लिए बहुत प्रेम करते हैं और वो समझते हैं कि यही हमारी बनकी देवी हैं, यही हमारी बनकी देवी ने फिर से फूल बन करके जन्म ले लिया है। दोस्तों, ऐसी थी फयूली जो बनकी देवी थी। इस तरीका से उसने राजकुमार से विवाह किया था। दूसरे माहौल में गई और वो माहौल उसके लिए पसंद नहीं आया, सूट नहीं किया और उसने अपने प्राणों को छोड़ दिया और दुनिया को छोड़ के चली गई। तो दोस्तों, ये कहानी से साफ सिद्ध होता है कि स्त्रियां जो हैं किस माहौल के लिए पसंद करती हैं। स्त्रियां सर्वप्रथम उस माहौल के लिए पसंद करती हैं जिस माहौल में उनका जन्म हुआ है, जिस माहौल में पैदा हुई है। अगर स्त्री देहात में पैदा हुई है तो उसे देहात का ही माहौल, वातावरण अच्छा लगेगा। देहात की लड़की से विवाह करने के बाद उसे शहर में आप ले जाओ तो शहर में उसे माहौल वो अच्छा नहीं लगेगा, उसके लिए कुछ अजीब सा लगेगा, उसे परेशानी होगी, बीमार पड़ेगी, उसकी तबीयत खराब होगी, उसकी सुंदरता भी कुमला जाएगी, क्योंकि वो देहात में पैदा हुई है ना। उसे देहात का ही माहौल अच्छा लगता है, गांव का माहौल अच्छा लगता है। और इसी तरह दोस्तों, अगर शहर की कोई स्त्री है और वो अगर देहात में पहुंच जाए तो उसे देहात का माहौल अच्छा नहीं लगता है, उसे गांव का माहौल अच्छा नहीं लगता है, वो शहर के ही माहौल को पसंद करती है। तो दोस्तों, ये कहानी साफ सिखाती है कि आप जिस स्त्री से विवाह करते हैं, पहले आपको ये देखना होगा कि हमारी स्त्री किस माहौल में पैदा हुई है, किस माहौल में जन्मी है और किस माहौल में पाली पोसी गई है। हमें उसी के माहौल के अनुसार, उसकी वातावरण की चाहत के अनुसार हमें उसे रखना होगा, तभी आप अपनी स्त्री के साथ में खुश रह पाएंगे और आपस में आपसे कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और यदि आप अपनी स्त्री की चाहत और स्त्री के माहौल, उसका वातावरण आप नहीं समझ पाए और आपने वो नहीं किया जो वह स्त्री उस माहौल को पसंद करना चाहती है, अगर आपने वो नहीं किया तो आप अपनी स्त्री को खुश नहीं रख सकते। आपकी स्त्री हमेशा बीमार पड़ी रहेगी और हो सकता है एक दिन दुनिया से भी चली जाए। जिस तरह से इस बनकी देवी फयूली ने दूसरे माहौल में जाकर के प्राण छोड़ दिए। हालांकि वो राजमहल में गई थी और उस राजकुमार ने सारी खुशियां उसके लिए दी, सारी चाहत उसकी पूरी की, बहुत अधिक प्रेम भी किया, लेकिन जो उसके दिल में चाहत थी, जो माहौल उसके लिए पसंद था, वह उसी को चाहती थी।
वह जाती तो दोबारा उस महल में राजकुमार को छोड़ करके जा सकती थी, लेकिन वह नहीं गई, क्योंकि उसने पति व्रत धर्म का पालन किया, अपने पति को नहीं छोड़ा, जीते जी नहीं छोड़ा, और फिर मर गई, लेकिन अपने पति को जीते जी छोड़ा नहीं, और मरने के बाद फिर उसी जगह पर पहुंच गई। तो दोस्तों, आपसे निवेदन यही करूंगा कि यदि आप अपनी स्त्री के लिए खुश रखना चाहते हैं तो हमें उसके माहौल, उसकी वातावरण की चाहत के बारे में जानना होगा कि हमारी स्त्री कौन सा माहौल पसंद करना चाहती है, क्या चाहती है, उसी अनुसार उसको रखना होगा। तभी आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ में पत्नी के साथ खुश रह सकते हैं और एक खुशियों भरी जिंदगी जी सकते हैं। यही कहानी दोस्तों आपके लिए सिखा करके जाती है। और साथ ही साथ एक बात और बताऊं आपके लिए कि स्त्री जो चाहती है वो प्रेम का माहौल पसंद करती है। वो यही हमेशा चाहती है कि हमारा सुहाग, मेरा पति हमसे बहुत अधिक प्रेम करे और पवित्र प्रेम करे, क्योंकि हर स्त्री जो है वो एक पवित्र प्रेम चाहती है। हमारा पति अगर प्रेम करे तो उसके अंदर छल कपट द्वेष भावना कुछ भी ना हो, एक पवित्र प्रेम मेरे प्रति हमारे पति के लिए हो, यही स्त्री दुनिया की हर चाहती है। और अगर आप अपनी स्त्री के लिए पवित्र प्रेम बिना द्वेष भावना के प्रेम अपनी स्त्री के लिए करते हैं, दिल से चाहते हैं, तो वह स्त्री आपको भी चाहेगी, आपके साथ मर मिटने के लिए भी तैयार रहेगी, और जिस तरीका से रखेंगे उस तरीका से रह लेगी, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। अब प्रेम का मतलब ये नहीं है कि आपकी स्त्री उस माहौल में रहना नहीं पसंद करती और आप प्रेम करके उसे रखना चाहते हैं, तो वो रह तो लेगी, लेकिन इसी फायोली की तरह, उसी वन की देवी की तरह अपने प्राणों को छोड़ देगी और छोड़ करके तुम्हें चली जाएगी। इसलिए आपसे लास्ट निवेदन यही है कि अपनी स्त्री के माहौल के और उसके वातावरण की चाहत को देख करके उसी तरीका से उसे रखना, उसे प्रेम करना। हमें उम्मीद है और पूर्ण विश्वास है कि आप दोनों पति पत्नी में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और अपनी लाइफ में हमेशा खुश रह सकेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? हमें उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी, ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, खुश रहिए, उस ईश्वर के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाइए कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अब क्षमा चाहते हैं, पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।